कार्यालय पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज राष्ट्रीय प्रवक्ता चंचल यादव जी। इनसे कुछ सवाल करेंगे यहाँ आजमगढ़ में। सर, जैसा कि भाजपा यहाँ पे बोलती है कि अब की बार 400 पार, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अब की बार 400 हार। मोदी जी जो 400 को नारा दिए थे, पहले चरण में 400 की बात करते थे, अगले चरण तक आते आते उन्होंने बात करने लगे हिंदू मुसलमान की। दूसरा चरण खत्म नहीं हुआ, वो बात करने लगे मंगलसूत्र की। और अब पूरे विपक्ष ने मिल करके उनसे बोल दिया है कि बताओ आरक्षण के बारे में जो आप सेधमारी पूरे देश में कर रहे हो। तो अब बीजेपी घबराई हुई है। तो 400 पार की तो बात छोड़ दो आप, तो इस बार 400 हार होगी, 150 का आंकड़ा बीजेपी नहीं पार कर पाएगी। सर, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो आजमगढ़ में आपकी क्या अहम भूमिका है? देखिए, हम सबकी भूमिका, मैं एक कार्यकर्ता हूं और आपको बता दें कि हमारे साथ में खड़े हैं बहुत सारे लोग। ये सब लोग समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए, सब लोग संविधान बचाने के लिए। और लड़ाई केवल हमारी नहीं है, लड़ाई हम लोग आपकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से गोदी मीडिया के हमारे जो पत्रकार हैं जो डिफेंड करते हैं सरकार को। और आज के समय में लड़ाई हम लोग ये चाहते हैं कम से कम आप भी निष्पक्ष बातें कर पाओ। ये लड़ाई हम लोग आपकी भी लड़ रहे हैं, इसलिए आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करें। और यहाँ पे हम सब लोग मिलकर के माननीय धर्मेंद्र जी को संसद पहुंचाना चाहते हैं, जो पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। बहुत बेबाकी से आपके हक को याद होगा, आप जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चोट लगने के बाद माननीय सांसद जी लोकसभा के अंदर जाकर के जिस तरह के दहाड़ने का काम किया था, आज भी उनकी स्पीच को जो आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं और आज भी लोग बार बार उस बात का जिक्र करते हैं। तो इसलिए ऐसे जुझारू आदमी को हम लोग संसद भेजना चाहते हैं जो सबकी आवाज बन सके। और निश्चित तौर से आप देखेंगे 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी बहुत मजबूती के साथ, बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ आजमगढ़ से जीतने का काम करेंगे। सर, जैसा कि यहाँ पे बीजेपी अपना कार्य गिनाती है, सपा अपना कार्य गिनाती है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपको याद होगा बीजेपी के क्या काम है, आप मुझे बताओ, अगर नीरव से पूछ लो कि आजमगढ़ में क्या काम किया तुमने। उन्होंने कहा है कि एयरपोर्ट हमारे नेतृत्व में हुआ है, हमने उसका उद्घाटन किया। आप बता दो एयरपोर्ट की बाउंड्री तक उन्होंने बनाया होगा, उन्होंने प्लास्टर कुछ किया हो। नेताजी श्रद्धेय नेताजी ने, और 2003-4 की सरकार हमारी थी, उस समय हमारी हवाई पट्टी बन गई थी। और आज बताओ, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा है मेरा झूठ सबसे मजबूत। और बता दें, इनके यहाँ झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे साथ जो बीजेपी कार्यकर्ता जो प्रवक्ता मिलते हैं वो बताते हैं कि हमारे यहाँ झूठ बोलने की बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। और जनता इनसे सवाल पूछ रही, बताओ बेरोजगारी, 2 करोड़ रोजगार की बात करते तो आज 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? और आप 60, मैंने बताया ना कि 60 महीने मांग करके आए थे, अब बताओ 120 महीने हो गए, आपको 5 साल और चाहिए। और जो हमारा अग्निवीर है, इन्होंने जो अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम लेके आए हैं, एक नौजवान को 4 साल की नौकरी देंगे। बताओ, प्रधानमंत्री जी 10 साल प्रधानमंत्री बनने की बात करें, 5 साल भाइयों बहनों को और दे दो। और सपने क्या दिखा रहे हैं? 2047 का भारत बनाएंगे। अब सोचो जरा, मैं पहला एक बात करता हूं 2047 की विकसित भारत की। कितनी शर्म की बात है, लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। ये कहते हैं कि हम 2047 तक विकसित भारत बना देंगे। आप मुझे जरा बताओ, हमारे हिंदुस्तान का शिक्षा का बजट इमेजिन करो कि चाइना का जो टोटल शिक्षा का जो बजट होता है उससे हमारा 2-2.5 लाख करोड़, केवल हमारा जो हमारा आम बजट है उससे 2.5 लाख करोड़ ज्यादा हमारा शिक्षा का बजट है। अभी शुरू हमें बनाते हैं ये। और अगर आपको याद होगा 2013-14 में जो शिक्षा का बजट था, टोटल बजट का 3% शिक्षा पे खर्च करती थी मनमोहन सरकार। और मोदी जी आए जो हमको विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, आपको विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, वो बजट को लाके 2.4% कर दिया इन्होंने। आप, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप चेक कर लेना। आप बताओ, जो शिक्षा का बजट जो सरकार कम करती है, वो सरकार देश के भविष्य का खिलवाड़ कर रही है। वो सपने दिखा रहे हैं 2047 का, उनका सपना कुछ भी नहीं है। वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे लोग पढ़े लिखे ना हो। आप बताओ, नई शिक्षा नीति लेके आए हैं, आप बताओ क्या हमारे जो गांव का किसान परिवार का जो अल्पसंख्यक दलित पिछड़ा है, जो जनरल में गरीब है, क्या पढ़ाई कर पाएगा? वो इतनी महंगी शिक्षा कर दी आपने। साल में 2-2 बार उसको फॉर्म भरना है, 2-2 बार उसको परीक्षा देनी है बीए ग्रेजुएशन में। आप बताओ क्या हालत कर दिया है। और इसके अलावा जो भी इन्होंने वादे किए, एक भी वादे पे चर्चा नहीं करना चाहते। मैं पूछता हूं, प्रधानमंत्री जी बताया ना कि जयपुर गांव जो गोद लिए थे वाराणसी में, क्या हाल हुआ उसका? आप बताओ, निरहुआ कौन सा गांव गोद लिया था, क्या हाल है उसका आज के समय में? आप बताओ, स्मार्ट सिटी 17 स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में बने हैं, बताओ कौन सा स्मार्ट शहर हो गया? सब झांसेबाजी जुमलेबाजी केवल है। और आप सोचो, इनका है आज के समय में पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है, चंदा दो धंधा लो। आप सोचो, ये बड़े अपने आप को हिंदुत्ववादी बनते हैं। जो हमारी स्लॉटर हाउसेस हैं, हिंदुस्तान के बड़े स्लॉटर हाउसेस से चंदा लेते ही है।
और कहते हैं गाय माता की जय बोलते हैं। आप सोचो, जो गाय कटाने वाली कंपनियां हैं उससे चंदा खाने वाले ये लोग हैं, जो पाकिस्तान के नाम पे हमको और आपको धमकाने का काम करते हैं, हमको आपको डराने का काम करते हैं, पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, वो पाकिस्तान से भी चंदा खा लेते हैं ये लोग। ये चंदाजीवी लोग हैं और जनता इनके चेहरे को बहुत सही तरीके से जान चुकी है। और मैं बता दूं, वो 25 तारीख का आजमगढ़ के लोग इंतजार कर रहे हैं। तो 25 तारीख के दिन वोट डालने जाएंगे, वो हर व्यक्ति अपने घर में अपने सिलेंडर को प्रणाम करके जाएगा कि बताओ 1100 रुपए का गैस सिलेंडर जो कहते थे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बात मोदी सरकार, वो डीजल पेट्रोल से लेकर के किसान की आज जो आय दुगनी करने की बात करते थे, आज लागत दुगनी हो गई। यहाँ किसान सारे कई सारे लोग पड़े, अभी पूछ लो 1 बीघे जो धान की जो बुआई का खर्चा है वो लागत डबल हो गई है पहले से। तो ये वो लोग हैं केवल झांसा देने का काम करते हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, विजनलेस लोग हैं ये लोग, कोई विजन ही नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर विजन होता तो शिक्षा के क्षेत्र में आप बजट बढ़ाते? आप बताओ, जो हमारे देश का जवान है जो अपने खुशी खुशी अपने सीने पे गोली खाने को तैयार रहता है, उसकी नौकरी आपने 4 साल कर दी। बताओ 4 साल के बाद क्या करेगा वो? उसकी पेंशन भी नहीं है, उसको कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, जो सुविधाएं मिलती थी हमारे मिलिट्री को, उसको सुविधाएं भी नहीं देने का काम करते हो, शहीद का दर्जा भी नहीं है। देश के साथ मजाक बना के रख दिया है। एक बात और आपको बताता हूँ, इन्होंने देखिए बहुत सारी जो हमारी पैरा मिलिट्री फोर्स एसएफ वगैरह सीआरपीएफ है, इन सबकी भी नियुक्तियां कम कर रहे हैं। अभी आपने जब कभी एयरपोर्ट जाते होंगे तो पहले बाहर भी सिक्योरिटी जो है हमारी सीआरपीएफ की होती थी, अंदर भी सिक्योरिटी सीआरपीएफ होती थी। अब इन्होंने कॉस्ट कटिंग कर दी है, बाहर सीआरपीएफ की सिक्योरिटी होगी लेकिन अंदर सारी की सारी प्राइवेट सिक्योरिटी है। तो देश के जो मूलभूत ढांचा है उसके साथ भी खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। इनका बस एक काम है कि हमें एन केन प्रकलन सत्ता चाहिए और अपने उद्योगपति साथियों को पैसा कमाने के लिए काम करने का काम करते हैं। आप एक चीज समझिए, हिंदुस्तान का जब 2014 में प्रधानमंत्री जी बने तो अडानी 631वें नंबर का धनी था, और आप बताओ पिछले साल वो दुनिया का दूसरे नंबर धनी बन गया। जब लोगों की आय कम हुई और पता नहीं कौन सा प्रधानमंत्री जी ने जादू मार दिया उसके ऊपर, तो दुनिया का दूसरे नंबर धनी बन गया। आप बताओ, तो ये झांसेबाज लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं, रेल भेल गेल एयरपोर्ट सब बेच दिया। आप कभी ट्रेन भी चलते होगे, आपके बगल से अडानी, इनका बस एक काम है कि हमें एन केन प्रकलन सत्ता चाहिए और अपने उद्योगपति साथियों को पैसा कमाने के लिए काम करने का काम करते हैं। आप एक चीज समझिए, हिंदुस्तान का जब 2014 में प्रधानमंत्री जी बने तो अडानी 631वें नंबर का धनी था, और आप बताओ पिछले साल वो दुनिया का दूसरे नंबर धनी बन गया। जब लोगों की आय कम हुई और पता नहीं कौन सा प्रधानमंत्री जी ने जादू मार दिया उसके ऊपर, तो दुनिया का दूसरे नंबर धनी बन गया। आप बताओ, तो ये झांसेबाज लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं, रेल भेल गेल एयरपोर्ट सब बेच दिया। आप कभी ट्रेन भी चलते होगे, आपके बगल से अडानी रेल निकलती है, आपको प्राउड फील होता है कि शर्म आती है? बताओ हिंदुस्तान के देश से क्या हाल कर दिया। सर ये स्थानीय मुद्दा है, आप गोपालपुर के रहने वाले हैं, अभी भी हमारा देवरांचल बहुत काफी पिछड़ा हुआ है, अभी भी उसके विकास के लिए लोग दूर दूर तक भटकते रहते हैं, आए दिन कुछ न धरना देते हैं। अभी जैसे कि हाल में ही एक पुलिया टूटी हुई थी, इसके बारे में लोग कई जगह आवेदन भी दिए थे, कुछ कार्य किए गए हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है कि देवरांचल की कब स्थिति सुधरेगी? देखिए निश्चित तौर से अगर आप देखें, अगर आप देवरांचल की बात करें, जो हमारी पिछली सरकार रही है, रोडों का जाल हुआ वहां पे। आपको याद होगा जितनी डामर से लेकर जा रहे सारी रोडों का काम हुआ। आपने देखा होगा महाराजगंज के अंदर आज जो जहां पे आग लगती है वहां पे फायर स्टेशन अगर किसी बनाने का काम किया तो आदरणीय अखिलेश यादव, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो भी विकास कुछ किया है, निश्चित तौर से वहां कुछ कमी रह गई है। और आप देखेंगे आदरणीय धर्मेंद्र यादव चुनाव जीतने जा रहे हैं, और वहां पर क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बीजेपी हमारी उसको काम नहीं करने दे रही है। मैंने आपको बताया कि जो काम हमारे पहले हो जाने चाहिए थे उस काम को लटकाने का काम करती बीजेपी, और ये हमेशा मैंने बताया ना कि जो सपा के द्वारा किए गए काम पूरे प्रदेश में है, अभी तक उसी का फीता काट रही है और उस काम को स्लो करने का काम करते हैं। और आपने देवरांचल की बात कही, और उसके लिए ये बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भी है, माननीय सांसद जी के पास भी है, पहुंच चुकी है। और जो पुलिया की टूटने की जो घटना है, निश्चित तौर से उसका माननीय विधायक जी ने भी मेरा जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा भी है कि उसको जो है कई बार अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है, लेकिन अधिकारियों की जो है जान ही रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, ये लोग चाहते नहीं कि सपा द्वारा कोई काम जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है और आप जाग जाओ, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां भी आपको माफ नहीं करेंगी। इस इंडिया के लिए आप वोट करो। ये लड़ाई संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है, देश बचाने की है। देश रहेगा तभी हम और आप रह पाएंगे। आज अगर हम और आप खुले में सांस ले पा रहे हैं तो हमारे महापुरुषों ने न जाने कितनी कुर्बानियां दी है, न जाने कितनी यातनाएं सही होंगी, न जाने कितने लोगों को जेल में डाला गया। इसलिए ये लड़ाई समझिए, कह सकते हैं कि जो लोग फिर से देश को गुलाम बनाना चाहते हैं उन लोगों के खिलाफ ये लड़ाई है, और देश को गुलाम होने से बचाने की भी लड़ाई है। देश में अगला चुनाव निश्चित हो
ये उसकी भी लड़ाई है, क्योंकि ये बीजेपी के लोग जिस तरीके से आपने देखा होगा लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, सूरत हो चाहे आपका वहां पे मध्य प्रदेश के अंदर जो दो सीटों पे उन्होंने घोटाला किया है, तो ये बता दूं कि ये लड़ाई उन सबके भविष्य की भी लड़ाई है। और ये लड़ाई हम लोग आपके पत्रकार साथियों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि आप निष्पक्ष, आपके आपके बोल आपके आजाद रहे, जो आज कलम पर पहरा है उसकी भी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे मीडिया के साथियों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार सरकार उनको जेल में डालने का काम कर रही है, प्रताड़ित करने का काम कर रही है। ये हम सबकी लड़ाई है, सबकी संगठित लड़ाई। इसलिए हम लोग मिलकर के आगामी 25 तारीख को जो है आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को साइकिल वाले निशान पर एक एक कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ वोट करने जाएगा और आपको इस बार सबक सिखाएगा। क्योंकि सबके अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर बेरोजगारी से लेकर कई सारे मुद्दे हैं।